अब खाना कब पचता है और कब सड़ता है, इस पे बात करते हैं जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। इसको प्राकृतिक तरीके से भगवान ने या प्रकृति ने डिजाइन किया है। जैसे कि हम सब दिन में काम करते हैं जी और रात को आराम करते हैं। ये क्या है? शरीर का एक प्राकृतिक सिस्टम है। दिन में काम करना, रात को आराम करना। किसी साथी का माइक खुला है, बंद कर लें जी। तो ये शरीर का प्राकृतिक सिस्टम है जी। ऐसे ही शरीर के हर एक ऑर्गन का अपना एक समय है काम करने का। तो खाना कब खाएं? आज के टाइम में इंसान क्या कर रहा है, उसको जिस समय जब जैसा मिल जाए बस अंदर डाल लिया, मतलब खाने को खा नहीं रहा इंसान। जैसे कचरे का डिब्बा है, उसमें कभी भी कुछ भी डाल दो, इसी तरह से आज इंसान खाने के बारे में कर रहा है जी। तो खाने का भी एक समय है जी। जैसे हम देखते हैं कि दिन में हम काम करते हैं, रात को आराम करते हैं, इस शरीर का एक प्राकृतिक सिस्टम है। इसी प्रकार हर एक ऑर्गन का भी अपना एक समय है। खाना जब हमारे पेट में जाता है तो दो ही काम होते हैं, या पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होगी, और उसको कोई डॉक्टर, दवाई, पैथी उसको ठीक नहीं कर सकते जी। तो खाना उस समय खाना है जब वो पचे। अब वो कौन सा समय है? जिस समय अग्नि अपने पिक पे हो, क्योंकि खाना पेट में जाता है तो अग्नि उसको पचाने का काम करती है। अग्नि यानी कि जठराग्नि जी। अब जो लोग 2 टाइम दिन में भोजन करते हैं, कुछ लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं। जैसे कि शहरों में जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बैठने का काम है। आजकल का समय देखें, सर्दियों का टाइम है, दिन छोटे हैं, तो ज़्यादातर लोग 2 टाइम भोजन करते हैं। 2 टाइम भोजन करते हैं तो उनके लिए उचित समय क्या है भोजन करने का? और जो लोग 3 टाइम भोजन करते हैं, जो खेत में काम करता है, किसान है, मेहनत करने वाले हैं, या कोई मजदूर है, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अगर वो 3 टाइम करें तो उनके लिए क्या सही समय हो? तो भोजन जब भी करें पचना चाहिए। पचेगा कब? जब हम अग्नि के समय पे भोजन करेंगे। अग्नि यानी जठराग्नि के समय पे। तो अग्नि का भी समय है, शरीर के हर एक ऑर्गन का अपना काम करने का समय है। वो जैसे जैसे आगे अपनी क्लास बढ़ेगी तो हम समझते चले जाएंगे जी। तो जो हमारी अग्नि है उसका सही समय क्या है जी? जैसे कि आप सब देखते हैं कि इस सृष्टि में सूरज छिपने के बाद, खासकर अंधेरा होने के बाद, इंसान को छोड़ के कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो खाने की तलाश में निकलता है, केवल इंसान ही जी। और सूरज निकलते ही हर प्राणी खाने की तलाश में रहते हैं जी। तो जो प्राकृतिक अग्नि का टाइम है, वो पेट की जो हमारी अग्नि है वो सीधे सीधे सूरज के साथ जुड़ी है। जैसे कि हमारी जो नींद है वो भी सूरज के साथ जुड़ी है। हमारा जो शरीर है, हम दिन में काम करते हैं, ये प्राकृतिक सिस्टम है। रात को हम आराम करते हैं, ये भी प्राकृतिक सिस्टम है। कि रात उसी काम के लिए है, दिन उसी काम के लिए है। तो अग्नि सुबह के टाइम में सूरज निकला उसके 2.5 घंटे तक, यानी सुबह 7 से 9:30 बजे तक वो बढ़िया टाइम है जी। और शाम को सूरज छिपने तक, आज के हालात में हम बात करें तो मैक्सिमम 7 बजे, इसके बाद खाना ना ही खाएं। इसके बाद आप खाना खाएंगे तो खाना सड़ेगा, क्योंकि खाने ने पेट में 2 ही काम करने हैं, या पचना है या सड़ना है, तीसरा कोई काम नहीं होना जी। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा, और वो बीमारियां कभी भी डॉक्टर और दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि खाना आपने दिन में 2 या 3 बार खाना है, सालों साल खाना है, वो सड़ता रहा, उधर से दवाइयां चलती रहेगी, इधर से खाना सड़ता रहेगा। यही काम होता है लोगों के साथ। अगर किसी को एक बार बीपी हो गया तो ताउम्र दवाई खाता है, शुगर हो गई तो जिंदगी भर दवाई खाता है, थायराइड हो गया, या और जितनी भी बीमारियां हैं। अगर इस एक नियम को हम समझ लें और इसका अच्छे से पालन करना शुरू कर दें कि खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाएं,
खाना कब है? शाम को 7 बजे से पहले और सुबह 7 से 9:30 बजे के बीच में। ये हो गया जो 2 बार खाते हैं दिन में। अब जो 3 बार खा रहे हैं उनके लिए सुबह 7-8 बजे तक सुबह का, दोपहर का 12 से 1 बजे, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। 1 बजे के जितना पीछे जाएगा उतना ही फिर पाचन अच्छा नहीं रहेगा जी। और शाम को 7 बजे तक। तो ये है जी भोजन करने का समय। आज के टाइम में इंसान क्या कर रहा है? कचरे के डिब्बे की तरह जब मिल रहा है उसमें ठूस रहा है जी। तो पहला नियम भोजन पचाने के लिए करना है, किस समय पे वो करना है ये हमने देखा है जी। हाँ जी, बस एक सवाल भी यही पूछना चाहा था, जैसे आपने बताया सवेरे का भी क्लियर कर लेते हैं हम, शाम का भी, क्योंकि अपन तो खेती करते हैं, तो बीच बीच में कई साथी ऐसे होते हैं, उसमें मैं भी हूँ, जैसे कोई रसोई में गया, कुछ चीज अच्छी लगी वो खा ली, 1 घंटे बाद फिर कहीं गया रसोई में पानी पुनी पीने, फिर कोई चीज लगी अच्छी फिर खा ली, ये सही है कि गलत है? ये मनजीत जी, दिन में जो व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है, जैसे हमने बात करी थी कि जो शहरों में है या चेयर पे बैठने का काम है, अधिक मेहनत नहीं है, वो 2 टाइम ही करे जी। जो अधिक मेहनत कर रहा है वो 3 टाइम कर ले, उससे भी अधिक कर रहा है तो खिंच के 4 टाइम। वैसे तो 3 टाइम शास्त्र बोलता है और 3 टाइम काफी भी है, मतलब कितनी भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखो क्या है, बाकी साथी माइक बंद रखे जी। नरेश जी आप माइक बार बार खोल रहे हैं। देखो क्या है, हमारा जो पेट में एसिड बनता है मंजीत जी, जो पचाने का काम करता है, वो एक लिमिट में बनता है। मान लो शरीर में 1.5 लीटर एसिड बनता है जी। अगर हम दिन में 1 बार खा रहे हैं तो एसिड की मात्रा है 1.5 लीटर, वो टुकड़े टुकड़े को पचा देगा। अगर आप 2 बार खा रहे हैं तो मात्रा है 0.25 लीटर, वो भी पचा देगी। अगर आप 3 बार तक भी खा रहे हैं तो मात्रा इतनी है वो पचा देगा। लेकिन आगे जितना आप बार बार मुंह में डालते रहेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे एक दिन पाचन अग्नि बिगड़ जाएगी जी। तो 3 बार से ज्यादा तो वही खाए जो बहुत ही अधिक जी तोड़ मेहनत कर रहा हो। और ये तो सबसे गलत आदत है कि कभी भी कुछ में मुंह में डाल लिया जी, कभी भी कुछ भी। मंजीत जी ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए धन्यवाद जी आपका, बहुत बढ़िया जी। ये फल फ्रूट किस टाइम खाना चाहिए? फल फ्रूट जी, हाँ जी, ज्यादातर दोपहर में खाना चाहिए। ठीक जी। अगर आप जैसे कि शहर में रह रहे हैं, मेहनत अधिक नहीं है, तो आप सुबह शाम भोजन कर ले, दोपहर को फ्रूट खा लें। वो आपका काम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार दिन में खा रहे हैं। 3 बार दिन में खा रहे हैं, 2 बार भोजन, 1 टाइम फ्रूट खा ले जी। ठीक है जी, ठीक। मतलब मेन क्या है जी, जब भी खाएं प्रॉपर अग्नि के अनुसार, जितनी भूख है उतना खाएं और पूरा खा के ही उठें। ये नहीं कि फिर बार बार खाएं। और पहला जब पच चुका हो तभी अगला खाएं। एक खाने में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखें। तो अब आप मेहनत अगर शहर में है, कुर्सी पे बैठने का काम है, तो सुबह शाम प्रॉपर भोजन ले, दोपहर को फ्रूट ले जी। तो इस प्रकार कर सकते हैं जी। ठीक, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरे को ये पूछना था, जैसे कि समझ लीजिए हमको 3 टाइम खा सकते हैं, लेकिन क्या सिस्टम होना चाहिए, जैसे सवेरे हम क्या खाएं और दोपहर को क्या खाएं, रोटी कितनी बार खाएं, चावल कितनी बार खाएं, और व्हाइट चावल खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, ये थोड़ा सिस्टम समझा दीजिए। सवाल है इनका क्लियर कर दो, कोई बात नहीं। देखो जी, हम सफेद चावल जो है अगर हमने दाल के साथ खा सकते हैं चावल, तो दाल में तड़का लगा हो, दाल संस्कारित हो, तो हम मतलब कि उबले हुए बॉयल चावल ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। अगर हमारे साथ संस्कारित भोजन नहीं है, वो असंस्कारित भोजन हो जाएगा हमारा, अगर उबले हुए बॉयल चावल केवल डायरेक्ट खा रहे हैं। और दाल का खाने का उचित समय केवल सुबह दोपहर है, साथ दाल खा नहीं सकते। सवेरे जैसे हम लोग पराठा खाते हैं, वो घी लगा के खा सकते हैं या उसको चौपड़ के लेना पड़ता है? और रोटी कितनी बार खाए दिन में, ये बताइए आप। खाना अगर एक टाइम में, 1 मिनट विक्की जी, तो खाना भी खाना व्यर्थ है। फिर एक टाइम में केवल एक ही साथी सवाल करो जी। जैसे अनिल जी का है, पहले ये क्लियर होने दो। अनिल जी, चावल आप खाना चाह रहे हैं तो रात में आयुर्वेद बोलता है कभी दाल ना खाएं, क्योंकि दालों में प्रोटीन है और
प्रोटीन सुबह के टाइम में खाना चाहिए। रात को दाल खाएंगे तो वो बाई बनाएगी, गैस अफारा बढ़ाएगी ही, और लगभग हर घर में रात को दाल बनती है जी। तो रात को दाल नहीं खानी है तो रात को चावल भी नहीं खाने हैं। तो चावल आप सुबह या दोपहर को। और एक और नियम है कि जिस समय आप खाना खाए एक टाइम में एक ही तरह का। बहुत से लोग ये करते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, चावल भी है, दाल भी है, एक टाइम में एक ही तरह का जी, या तो रोटी सब्जी या दाल चावल जी, एक ही तरह का खाएं। ये नहीं करना है कि रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है। जैसे कि मान लो एक टाइम आप लोगों को अभी कॉफी दे दी है पीने के लिए, साथ ही आइसक्रीम दे दी है, तो पेट किसको पचाएगा जी? सवाल आएगा, किसी को भी नहीं पचाएगा, क्योंकि एक का टेम्परेचर कहीं है जी और एक का टेम्परेचर कहीं है, दोनों के गुण धर्म अलग है। इसी प्रकार आप एक टाइम में एक ही तरह का रोटी सब्जी ले रहे हैं तो अच्छे से पाचन होगा, उसके साथ में दाल चावल भी आ गए तो कंफ्यूजन में है पेट, किसको पचाए? तो रोटी सब्जी, जब भी रोटी सब्जी सब्जी है जो खासकर सीजनल सब्जियां वो रात को खाएं, तो रोटी सब्जी रात को हो गई है, दाल सुबह के टाइम में खाएं, तो ये बनेगा जी। अच्छा गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपकी पहली क्लास सुन के ही ना हमारे हफ्ते भर में ही काफी चेंजेस आ गए लाइफस्टाइल में। जो बार बार आप बताते हो, मैंने कुछ दिन सोचा था कि बार बार गुरुजी बोल रहे हैं, एक ही चीज को रटे जा रहे हैं कि पचेगा तभी मतलब रस बनेगा, तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ। और आजकल हमारा पेट भी 3 लोग हैं हम लोग परिवार में, सबका पेट हल्का रह रहा है। देखो इसका पालन कर रहे हैं। हमारी टीम का और खासकर सेशन जी का उद्देश्य यही था जी कि हम लोगों को अगर बेसिक चीजें भी बताएंगे तो 80%, 70-80% बीमारियों से बचा सकते हैं जी। लोगों को करना कुछ भी नहीं है। देखो आपने खाना खाना ही है, हर रोज 2 या 3 बार सालों साल खाना है, वो सड़ता रहे तो आपको कोई डॉक्टर दवाइयां कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगी जी। तो हमने मेंटलिटी को बदलना है जी। कौन सी मेंटलिटी को? कि बीमार होते ही डॉक्टर दवाई ठीक करेगी, ये भूल जाओ जी। बीमार होते ही पहले ये देखना है बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आज के टाइम में जैसे मैंने बोला ना कि हम मंत्री को वोट इसलिए देते हैं कि हॉस्पिटल बन रहा है। एमएलए मंत्री मिनिस्टर का काम हॉस्पिटल बनाना नहीं है, बंद करना है जी। ऐसी व्यवस्था और नीतियां बने ताकि बीमारी ना पड़े। और हमारी टीम का प्रयास यही है कि लोग बीमार ही ना पड़े जी। देखो इसमें हमारा कुछ नहीं लगा है, आपका अलग से कुछ नहीं लगा, एक थोड़ी सी आदत में बदलाव किया है, इतना फायदा पूरे परिवार का हो गया है जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय का सदुपयोग किया और अपने परिवार का। और साथ ही प्रवीण जी एड्रेस कर रहे हैं। प्रवीण जी, एक और बात, जैसे जी हम बिल्कुल फास्ट नहीं चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक बार में एक ही सूत्र पे डिस्कस करें ताकि वो पक्का होता चले जाए जी। पिछली बार भी हम 2-3 नियम ले सकते थे, लेकिन वो एक ही बार बार लेने का यही टारगेट था कि जो सुने, जैसे हमने जब पहली बार राजीव भाई को सुना, उससे पहले हम भी अनभिज्ञ ही थे जी। जब पहली बार सुना कि खान भोजनांते विश्वम्भरी, तब पता चला जी कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो हमारा पिछली कक्षा का भी उद्देश्य यही था कि एक ही सूत्र रहे जी। और जब अगर व्यक्ति जो आरंभ में 10-20 सूत्र बताएंगे, अगर इनको पालन कर लेगा तो आप देखेंगे जी बीमारियां 70 से 80% कम होना शुरू हो जाएगी, नई आएगी नहीं। फिर जो बच जाएगी उन पे भी बात करेंगे जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरी उम्र है 58 साल जी। जी मेरा लेफ्ट हाथ में कभी कभी झुनझुनाहट हो जाता है जी, तो इसके लिए क्या करूं मैं? अभी कुछ नहीं करना, जो आप बता रहे हैं जी आप सुनिए। जो पिछली क्लास में आप थे कि नहीं, लेकिन आज क्लास में है, तो आप अपने आप को फॉलो करिए जो वैद्य जी बता रहे हैं खाने के ऊपर। उसके बाद में आपको धीरे धीरे ये समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। पहले 10-20 सूत्र हम अपने बताएंगे जी और फिर बीमारियां लेंगे। क्या आप पिछली कक्षा में थे क्या प्रवीण जी? जी पिछली कक्षा में थे क्या आप? जी। तो क्या आप पहला नियम का पालन करते हैं जो पिछली बार बताया था? क्या था पिछली बार जो नियम बताया था? पिछली बार भूख लगे तभी खाने का जी। भूख तो रात को लग जाएगी 12 बजे, तो रात को 12 बजे खा लोगे?
नहीं नहीं, 12 बजे नहीं खाता हूँ मैं, तो ज्यादा करके 8 बजे खा लेता हूँ शाम को, और दोपहर में 12:30 बजे 1 बजे के बीच में खा लेता हूँ। हाँ, तो आज का नियम क्या बताया है हमने? आज में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, कल ग्रुप में वीडियो डलेगी, पूरी दोबारा से सुन लेना। पहले हम 10 सूत्र बताएंगे, इनका पालन करेंगे तो फिर बीमारी बचेगी, तो बीमारियों का फिर लेंगे जी। तो आरंभ में जो 10 सूत्र हम बताएंगे जी, अगर उनका पालन आप सब अच्छे से करेंगे तो फिर उसके बाद जो बीमारियां बचेगी उसका भी जवाब देंगे जी। तो पहला सूत्र हमारा था पिछली कक्षा का कि भोजन जब भी करें वो पचाने के लिए करना है जी। आज का दूसरा उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए कि अब भोजन कब करें ताकि वो पचे, अग्नि के समय पे करें। ये नहीं जी कि जब भूख लग जाए। भूख तो एक बार पिछली कक्षा में एक बीएमएस स्टूडेंट लड़की थी, तो जैसे पढ़ रहे थे कि भाई भोजन कब करें, जैसे हमने यही बताया कि अग्नि के समय पे भोजन करें, तो उन्होंने बोला जी अगर भूख तो रात को 10 बजे लग जाए तो वो अग्नि का समय नहीं है। यानी कि भूख जब भी लगे, भूख की अगर हम व्यवस्था करेंगे आहार की कि भाई भोजन करने के 3 मुख्य समय हैं, जैसे सुबह 7 से 9:30, दोपहर को 12 से 1 और रात को 7 बजे से पहले। तो इन समय पे जब हम अपना समय निर्धारित करेंगे तो अग्नि उसी के अनुसार आपकी व्यवस्थित हो जाएगी, उसी समय पे भूख लगना शुरू हो जाएगी जी। तो जैसे कि हमने देखा कि भोजन जब हमारे पेट में जाता है जी, तो वहां पे 2 ही काम होते हैं, या पचना या सड़ना। जब वो पचता है तो उसमें रस बनता है जी शरीर में जाके, जैसे कि आप मौसम्मी को मिक्सी में डाल देंगे तो उससे जूस निकलता है। ऐसे ही जब भोजन पचता है तो उससे शरीर में रस बनता है जी। फिर रस से शरीर में आगे खून बनता है जी, फिर आगे मांस बनता है, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या होते हैं ये भी बताएंगे। अब मान लो किसी व्यक्ति का भोजन पच नहीं रहा है जी, तो क्या फिर रस बनेगा? तो क्या होगा जी? तो डिपेंड करेगा भोजन कितना पचा है, आधा पचा है, पौना पचा है, या पूरा पचा है, या बिल्कुल ही नहीं पचा, कितना पचा है जी। मान लो एक व्यक्ति को पूरा भोजन पच गया है तो रस बन गया, एक का पूरा ही नहीं पचा तो क्या बना जी? अध पचा भोजन है जी, वो कच्चा रस जिसको हम बोल लेंगे। उस व्यक्ति में आगे खून कैसा होगा? खून भी वैसा ही होगा जी, वो पक्का खून नहीं होगा जी, उसमें भी कचरा है। और ये कचरा जब बढ़ता चला जाएगा, एक दिन इसको नाम दे दिया जाएगा ब्लड शुगर जी। अब ब्लड शुगर क्या है जी? मुख्य रूप से आयुर्वेद 2 प्रकार से शुगर मानता है, एक ब्लड के अंदर और एक पेशाब के अंदर शुगर आना जी। तो जो ब्लड के अंदर शुगर है वो इस प्रकार बनेगी जैसे हमने अभी चर्चा करी है, और वो जो शुगर है वो बहुत जल्दी से ठीक होने वाली है जी। वो शुगर वास्तव में है ही नहीं, वो केवल आहार का एक ऐसा रूप है कि पाचन नहीं हो रहा है जी वहां पे। और जो जिसमें पेशाब में शुगर आ गई है वो व्यक्ति कभी किसी भी पैथी से ठीक नहीं हो सकता जी। और जो पहले वाला है वो शुगर है ही नहीं जी। अब एक व्यक्ति तो आप देखते होंगे कि 20 साल से शुगर की दवाई खा रहा है जी, और एक व्यक्ति कभी कभी आप देखते होंगे 3-4 साल नहीं पकड़ता शुगर के बाद। तो ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है कि जो पहला केस हमने बात करी है, जो दूसरा केस हमने बात करी, वो तो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ केस है जी। देखो लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या है, सब बीमारियां ठीक होती है जी, जो बीमारी कहीं भी ठीक ना हो वो आयुर्वेद में ले आओ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता जी। आयुर्वेद तो बहुत बड़ी साइंस है। आयुर्वेद के तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा है कि रोग नया नया है, ऊपर की धातुओं में है तो साध्य है, यानी जल्दी ठीक होने वाला। बीच की धातुओं में चला गया है
तो लंबा समय लगेगा। और बिल्कुल ही बिगाड़ लिया है, हर जगह धक्के खा के शरीर खराब कर लिया है। अब सोचे कि आयुर्वेद में चमत्कार होगा, तो नहीं होगा। वहां आयुर्वेद में क्लियरली लिखा है कि ये असाध्य रोग ठीक नहीं होते जी। अब जो पहला रूप हमने देखा शुगर का, उसमें तो एक व्यक्ति 20 साल से दवाई खा रहा है जी। तो देखो कितना कमाल है कि 20 साल से दवाई खा रहा है, ना तो दवाई शुगर ठीक कर पाई और ना ही उस शुगर ने व्यक्ति का कुछ बड़ा खराब किया है जी। तो 20 साल क्यों निकल गए? क्योंकि वो बिना जरूरत के ही दवाई खा रहा है जी। तो जो ब्लड में शुगर है ये क्या है जी, और ये कितनी कमाल की है। अगर इसका लेवल 120 तक हो तो ये ठीक है, इससे ऊपर बड़ी चली जाए तो ये खतरनाक हो जाए। ऐसा क्या है जी इसमें कि 120 तक तो लेवल है, सब ओके है जी, और ये 130 पे चली जाए तो चिंता होनी शुरू हो जाती है। वो 120 पे चिंता नहीं दे रही तो 130 पे क्यों चिंता देगी जी? समझने की बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है जी कि 120 तक तो वो ओके, 130 पे क्यों खराबी करेगी वो 130, 40, 50, 200 तक कोई खराबी नहीं करती है जी। और शुगर है क्या जी? जो 120 तक को सब ठीक बता रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट है, वो है क्या शुगर? शुगर क्या है? एक मधुर रस है जी, मीठा रस। वो क्या करता है शरीर में? वो ताकत देने का काम करता है। हम जब पैदा हुए सबसे पहले क्या मिला? माँ का दूध। क्या है वो? मिठा है कि कड़वा है जी? मिठा है। तो मधुर रस क्या करता है? शरीर को ताकत देने का काम करता है, धातुओं को अच्छा बनाता है, बलवान बनाता है, इम्यूनिटी देता है। जब वो 120 तक है उसका लेवल, तब तक तो वो सारे अच्छे काम करता है। लेकिन जब वो 130-40 पे जाएगा तो वो कोई खराबी नहीं करता जी। वो 200 तक भी कोई खराबी नहीं करता। हाँ, अति हर चीज की बुरी है। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इनको आगे चर्चा करेंगे। अगर हम खाते ही एक चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ बिगाड़ आएगा। लेकिन वो बिगाड़ इतना खतरनाक भी नहीं है कि उसके लिए हमें 20-20 साल दवाई खानी पड़े। और जब वो आया तो कहाँ पे है? वो बनी क्यों जी? हमने क्या पढ़ा कि भोजन पचा तो क्या होगा? रस बनेगा जी। और वो आधा पचा तो आधा कच्चा रहेगा, आधा पचा रस, तो वो जो आधा ठीक बना उसको भी खराब कर देगा। तो आधा अगर पूरा नहीं पचा, फिर वो कितना ही हिस्सा पचाओ भोजन का, 1/4 पचाओ या आधा पचाओ या पूरा पचाओ या पौना पचाओ, वो खराब ही है जी। तो भोजन पचा तो रस बना, अगर वो नहीं पचा तो वो अध पचा रस है जी। ऐसे ही अध पचा ब्लड है वो, उसमें भी कचरा है, आम है, वही एक शुगर का रूप है। अब क्या बोलेंगे? सुबह उठते ही 5 किलोमीटर की सैर लगाओ। क्यों? शरीर जल्दी बुढ़ा बनाना है। क्या वो 5 किलोमीटर की सैर लगाने से शुगर ठीक हो जाएगा क्या? या बोलेंगे दूध पीना है तो मलाई उतार के पीनी है। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि शुगर है क्या, किसको शुगर बोल रहे हैं। हमारे वैद्यों के पास जितने भी शुगर के रोगी आते हैं, खासकर ब्लड शुगर के, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं जी। क्योंकि वो शुगर है ही नहीं, वो बीमारी की अवस्था है ही नहीं। वहां तो उस रोगी में केवल इतना ही करना है कि भोजन पचना शुरू हो, नया काम, और कचरा नहीं बढ़ेगा, और जो पुराना है उसका पाचन कर दो जी। इतना ही तो है। अगर हम आहार को ठीक कर पाए तो वो शुगर साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। अगर हम आहार को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, अगर हम आहार को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, फिर तो चाहे 20 साल आप भी दवाई खाते रहो, और जो 20 साल वो सुबह 5 किलोमीटर भगाएंगे, सारा मीठा रस बंद कर देंगे, और जो वो दवाइयां खिलाएंगे, वो शरीर में बुढ़ापा ही लेके आएंगे। उससे आगे क्या होगा? जो मधुर रस हम बचपन से खा रहे थे, पैदा होने से लेके, जो शरीर को ताकत बना रहा था, वो ताकत आनी बंद और बुढ़ापे की तरफ शरीर जाना शुरू। फिर शुगर वाले को तो बोलते हैं किडनी सबसे पहले पकड़ी जाती है, पकड़ी ही जाएगी जो वो किडनी। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कि जी शरीर बन कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, और भोजन पचाने के लिए करना है, अग्नि के समय पे करना है,
अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो 70 से 80% बीमारियां आएगी नहीं, जो आ गई है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, और फिर जो बच जाएगी उनके बारे में भी बताएंगे जी। तो ये बीमारियां जैसे कि शुगर, ये लाइलाज नहीं है जी, और ऐसा नहीं है कि माता पिता को होगी बच्चों को भी होगी, नहीं होगी जी। अगर बच्चों को होनी है तो वो जन्म पैदा होते ही हो निकल के आया, जब ही हुई मिली उसमें, या तुरंत ही हो जाती। अगर किसी को कोई बीमारी जीवन के 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हो रही है तो भूल जाओ, कभी भी माता पिता से नहीं आई है जी, वो व्यक्ति की अपनी गलतियों से आई है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? जी गुरुजी, सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भोजन जो हम सब लोग करते हैं तो उसको हम खाने के लिए करें या पचाने के लिए करें, ये विचार बहुत महत्व का है। तो भोजन जब भी हम करें तो ये हमारे मन में ये प्रबल विचार होना चाहिए कि हमें उसको पचाना है। तो भोजन का उचित समय जो है वो उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। समय पे ही भोजन करें तभी वो जाके पचेगा, अन्यथा उसका जो दूसरा कार्य है पचने के अलावा वो सड़ेगा ही, और सड़ने से ही बीमारियां पैदा होंगी शरीर में। ये हमने देख लिया है, सीख लिया है। आज की कक्षा में जैसे कि और ज्यादा क्लियर हो गया होगा साथियों को कि भोजन अगर सड़ेगा तो ही बीमारियां बनेगी। जो जैसा कि गुरु जी ने बताया कि भोजन अगर पचेगा तो शरीर में सप्त धातुओं तक का निर्माण होता है, जो तो शरीर का आधार है। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी करें जी। जी गुरु जी, तो जो अगर भोजन अच्छे से पचेगा तो ही रस बनेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी हमें जो नियम है इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। और जैसा कि एक साथी ने भी कहा था कि पिछली कक्षा में एक ही बात को बहुत बार रिपीट किया गया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए रटा। वो आपको लग सकता है कि एक ही विषय को बहुत बार बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने ही फिर अपना अनुभव भी बताया। तो ये बाकी साथियों के लिए भी प्रेरणा है जो कक्षा में आज ही जुड़े हैं, कि जो नियम बताया जा रहा है उसका कितना महत्व है। भले ही उसको 1 घंटे की क्लास में गुरुजी द्वारा 50 बार उस लाइन को रिपीट किया गया, लेकिन उसका कितना महत्व है ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि 1 हफ्ते में उनको शरीर अपना हल्का लगने लगा। यानी कि वो नियम जब तक वो फॉलो नहीं कर रहे थे तो शरीर में भारीपन था, वो कुछ भी अगर उनसे डिटेल में पूछा जाएगा तो हो सकता है कि उनको गैस एसिडिटी की कोई इस तरीके की समस्या हो रही हो। तो ये जो समस्याएं हैं ये निर्माण ही हो रही हैं भोजन के सही समय पे ना करने से और उसके सड़ने के कारण। तो ये 2 क्लासेस के ही आप वीडियो अगर सुनेंगे बार बार तो आप इनको सुधार करना शुरू करेंगे, तो आप उस कड़ी को रिवर्स में जाना शुरू कर देंगे, उल्टी दिशा में, जहां से आप बीमारियां निर्माण होना शुरू हुई है। तो कोई भी बात जो बताई जा रही है, भले ही वो बार बार कही जा रही है, तो बार बार कहने का जो उद्देश्य है वो यही है कि वो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। और जैसा सेशन जी ने भी आपको बताया कि यहाँ पे बोलने के लिए विषय बहुत है। अगर सभी साथी वैद्य जी के अलावा भी हम लोग भी अगर बताना शुरू करेंगे तो 1 घंटे का समय तो हम सभी ले सकते हैं यहाँ पे, और वैद्य जी तो 2-2.5 घंटे लगातार बोल सकते हैं, लेकिन फिर वो सारी चीजें आपके सर से ऊपर जाएंगी। तो उतना गूढ़ आयुर्वेद में न जाके जो बेसिक बिल्कुल चीजें बताई जा रही हैं वो हर व्यक्ति के लिए लाभ आने वाली है। उसके लिए आपको कोई आयुर्वेदज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है कि आयुर्वेद की आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो सबके काम आने वाली, सभी लोगों को समझ में आने वाली और बहुत ही आसान तरीके से गुरुजी बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन में उतारिए। जैसे उस 1 हफ्ते की क्लास से इस 1 हफ्ते में एक साथी ने अपना अनुभव शेयर किया, तो आप जैसे अब अगले हफ्ते हम लोग जुड़ेंगे तो बहुत से साथी जो प्रयासरत भी हैं उनको पता है कि वो 8 बजे खाना खा पा रहे हैं अपनी मजबूरी में, लेकिन हमने समय जो बताया 7 बजे तक कर लेना चाहिए। तो ऐसा आप प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजों का तो
आपके पास समाधान अपने आप खुद ही निकल जाएगा। और आगे जब क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी तो बीमारी विशेष पे भी गुरुजी ने कहा है कि हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे। तो यही आज का निष्कर्ष था। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आज की कक्षा का समापन करेंगे। जी।